स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध स्टडी के चैनल पर। और चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान का पेपर। इससे पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं गणित का पेपर है जो कि हो चुका है। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये देखिए आप यूट्यूब में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैंने देखा है, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भैया यूट्यूब पे कुछ भी पेपर नहीं आता है, क्योंकि ये भोपाल से आता है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप इनके बहकावे मत आइए, आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इधर उधर से पहले सेट बना लेते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं कि मैं चुरा के लाया हूँ, स्कूल से लाया हूँ, वहाँ से लाया हूँ, ठीक है। तो आप इनके बहकावे मत आइए। और जैसे कि आप गणित का देख रहे हैं जो कि आया है, ठीक है, ऐसा पुराना पेपर दिखा देते हैं वो, और बस बोल देते कि भैया ये रियल का पेपर है, ठीक है। तो आप इसमें मत आइए। चलिए आज हम इसी तरह से देखते हैं विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि लगभग जैसे हमने अभी गणित का बनाया तो लगभग उसमें क्लास 10th का लगभग पूरा का पूरा यानी कि 90% आया। और 9th का बनाया तो इसमें लगभग 95% क्वेश्चन वही देखने को मिले, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज हम विज्ञान का एक टेस्ट, मॉडल टेस्ट तैयार करते हैं, जिसमें आशा करते हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब लगभग 80-90% तो मिलेंगे आपको, ठीक है, पक्का है, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ना मिले तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, चूँकि आपका जो त्रैमासिक पेपर आने वाला है वो अध्याय 2, 5, 6, 8 और 9 से आना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसी में से पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विलयन, जो कि हाईलाइट है उनको बस देख रहे हैं। विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है, तो कैसा है स्टूडेंट, समांगी मिश्रण है, ठीक है। और फिर इसको देखिए, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव, जो कि जंगलों में अक्सर देखा जाता है। दूध में जब हम प्रकाश डालते हैं तब भी हमें ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। और आगे आइए, ये देखिए 9वां, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूध एक खालिस्तान विलयन है, तो क्या है ये, कोलाइड है, जो कि क्या करता है, टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। यौगिक, तत्व और मिश्रण। तत्व देखिए वो कहलाता है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात हम करें H2O की, तो यह 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ये सिंगल होते हैं तो तत्व क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। और मिश्रण क्या होता है स्टूडेंट, मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण, ठीक है। और एक होता है यौगिक। तो पहले हम मिश्रण की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हम बात करें स्टूडेंट यौगिक की, तो यौगिक क्या है, यौगिक होता है आपका, देखिए स्टूडेंट, तो इसका अपन कर लेंगे, तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यौगिक हो जाएगा आपका यौगिक। देखिए जैसे हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि मिश्रण की बात करें, जैसे हम वायु क्या है, एक मिश्रण है स्टूडेंट, क्या है ये, मिश्रण है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 वगैरह होती हैं, बहुत सारी गैसों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो हम वायु मिश्रण क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका मिश्रण हो जाएगा आपकी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O यानी दो या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण, ठीक है। एक जल भी पदार्थ है और ये NaCl नमक भी पदार्थ है, दोनों का अगर हम घोल बना दें तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। और बात करते हैं हम यौगिक की, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को, देखिए यहाँ पे तत्वों की बात हो रही है और यहाँ पे पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिए। अब आगे चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे परिभाषा है मिश्रण की, तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वायु, अब वायु कैसे मिलकर बनी थी स्टूडेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और अगर हम यौगिक की बात करें तो यहाँ पे होते हैं पदार्थ, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं तत्व। ध्यान रखिए, मिश्रण मतलब पदार्थों का और यौगिक मतलब तत्वों का निश्चित अनुपात, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण, ठीक है। जैसे हमने देखा नमक NaCl, तो NaCl एक यौगिक है, क्यों, क्योंकि यह 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक तो सोडियम तत्व है और प्लस क्या है,
क्लोरीन है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तत्व। अब अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। या पूछ सकते हैं भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। तो देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम कहें बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। देखिए इसके आकार में परिवर्तित हो रहा है, जैसे पानी था पहले तो बर्फ बन गया, बर्फ को फिर हम क्या कर सकते हैं? पानी बना सकते हैं, मतलब पुनः स्थिति में वापस लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक होता है मतलब उसके गुणों में परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, जैसे दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। तो ये है स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा ही मिलेगा मिश्रण एवं एक में अंतर। जैसे हमने देखा था मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। ठीक है, जैसे H2O, CO2। अब यहाँ पे देखेंगे हम रासायनिक क्रिया पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ याद रखिए पदार्थ होता है। दूसरा इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, मतलब घटकों के गुण विद्यमान, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं, अलग अलग। जैसे देखिए हाइड्रोजन है तो इसका गुण क्या है? जलने का है, और ऑक्सीजन क्या है? ये बुझाने का है। अलग अलग गुण हैं इसमें। ठीक है, तो इनके गुण क्या होते हैं? सदैव भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, इसको मतलब अलग अलग कर सकते हैं मिश्रण में। ठीक है, जैसे कि वायु का मिश्रण है, ऑक्सीजन अलग कर देंगे, नाइट्रोजन अलग कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम घटकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक मतलब भौतिक मतलब बाहरी रूप से अलग नहीं कर सकते, इससे हमें रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा मिश्रण का, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? उदाहरण में आप डाल दीजिए वायु, क्या डाल दीजिए? वायु। और इसमें यौगिक हो जाएगा जैसे कि आपका NaCl। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, टंडल प्रभाव क्या है? तो देखिए टंडल प्रभाव कोलाइडी कण प्रकाश को एक ओर बिखेरते हैं। ठीक है, इसे टंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे हमने दूध में अगर हम प्रकाश डालेंगे तब भी दिखेगा। आपने उदाहरण देखा होगा जहाँ घने पेड़ होते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपको क्या दिखता है? एक किरण के रूप में दिखता है। और जब हमारे खपरेल वाले घर होते थे तो आपने देखा होगा वहाँ से एक प्रकाश आता था तो वो पुंज के रूप में आता था। ठीक है, यानी किरणों को क्या करता है? एक और बिखेरता है, प्रकाश को एक और बिखेरता है, जिसे टंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि उदाहरण है अगर प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश किरण लंबवत सूक्ष्मदर्शी रखकर देखा जाए तो प्रकाश किरण का पथ दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसका रास्ता दिखाई देने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अध्याय 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कैथोड किरणों की खोज की थी, तो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की भी खोज की थी स्टूडेंट, कई की थी? प्रोटॉन की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की करी थी जे थॉमसन, और चैडविक ने करी थी न्यूटन की। ठीक है, आइए हम देखते हैं जैसे परमाणु के नाभिक की खोज, ये किसने की थी स्टूडेंट? रदरफोर्ड ने। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, जिसको याद रखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, समस्थानिक। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानों को लिखिए। ठीक है, और एक होता है समस्थानिक, दूसरा होता है समभारिक। देखिए यहाँ पे भार होता है और यहाँ पे होता है स्थान। मतलब देखिए इसको किसी भी, जैसे क्लोरीन का दर्शाया गया है, तो ये क्या होता है? उसका स्थान। क्या है इनका? स्थान। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट? भार। तो देखिए समस्थान मतलब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक यानी स्थान, ठीक है, ये भार होता है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे हम क्लोरीन का देखें तो परमाणु क्रमांक 1 है 17, लेकिन इसका भार अलग है, 17Cl35, 17Cl37, मतलब इनका परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो क्या कहेंगे? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन भार उनका अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लोरीन के दो प्रमुख उदाहरण हैं समस्थानिक हैं, 17Cl35 व 17Cl37। ठीक है स्टूडेंट, तो इनमें दोनों के समस्थानों के परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक क्या समान है जबकि भार अलग अलग है, 35 और 37। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पहला होता है प्रोटियम, इसको क्या देखिए इसका परमाणु क्रमांक है और ये उसका भार है। तो 1H1, 1H2
1H3। ये ड्यूटेरियम है, भारी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं समभारिक। समभारिक जैसे नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, जिनके भार क्या है, समान हो। बेतत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब नैतिकी अलग अलग होंगे 1 2 3, लेकिन भार इनके ऊपर वाले क्या होंगे, समान। परमाणु के भार समान होते समभारिक कहलाते। जैसे आर्गन 18, देखिए परमाणु क्रमांक कितना है, 18 और 40 है इसका भार। और देखें हम जैसे कि पोटेशियम का है 19 और कैल्शियम का 20, लेकिन इनके भार क्या है, तीनों के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, समभारिक। आइए आगे चलते स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, महामोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपका कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक है, मतलब मैंने 11वीं में भी इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सन 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया स्टूडेंट, एक कण है, अल्फा कण है ये। ठीक है, गोल गोल जो बना है आपको वृत्त दिख रहा है, ये कण मान के चलिए, अल्फा कण है, मतलब कोई कण है, यानी कि स्वर्ण पत्रक पर अल्फा कणों की बौछार कराई। ये कोई क्या है, कण है, ये स्वर्ण पत्रक है। ठीक है, तो इस पर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों की बौछार कराई, तो निम्न नतीजे निकले। सबसे पहला देखिए, अधिकांशतः क्या हो रही थी, ये किरणें सीधी गुजरती होती। ठीक है, तो पहला अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते, लगभग 99%। ठीक है, फिर कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों से विक्षेपित, तो देखिए कुछ तो ये सीधे निकल गए, ठीक है, लेकिन कुछ क्या हो गए, अल्फा कोण से विक्षेपित हो गए, मतलब अपने मार्ग से भटक गए। इस साइड भी कुछ अपने मार्ग से क्या हो गए, ये भटक गए, विक्षेपित हो गए। लेकिन हजारों अल्फा कणों में से लगभग यानी 20,000 में से 1-2 कण किसी चीज से, यानी कि धनावेश, बीच में क्या होता है, धनावेश, यानी पहले नाविक का पता नहीं था, वहाँ पे क्या था, धनावेश से टकराकर अपने मार्ग में क्या हो गए स्टूडेंट, वापस हो गए। तो वहाँ से पता चला कि भैया बीच में कोई धनावेशित है जो क्या कर रही है, कुछ एक आध कण को 20,000 में से वापस कर रही है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, अब बना लीजिए। बाद में इसका नाम क्या दिया गया स्टूडेंट, नाविक दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये मूल मार्ग से लौटते हुए अल्फा कण, मतलब कि ये जा रहे थे और मूल मार्ग से क्या हो गए, वापस हो गए। जी अल्फा कण है, कुछ क्या हो रहे थे, अधिकांशतः सीधे निकल रहे थे, दूसरा पॉइंट था विचलित हो रहे थे, और तीसरा क्या था, एक कुछ वापस आ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके निष्कर्ष क्या निकले, ये भी अलग से पूछे जाते हैं कि रदरफोर्ड के निष्कर्ष क्या निकले। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिए स्टूडेंट। क्या दिए, परमाणु के बीच में अधिकांश भाग खोखला है एवं आवेशहीन है, जिससे अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपत्र से आर पार निकल जाते, जैसे कि आपने चित्र में देखा था स्टूडेंट। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, अधिकांश भाग क्या, खोखला, जिससे अल्फा कण क्या हो रहा है, सीधे निकलते जा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला है इसका समझ में होगा। दूसरा क्या था, अल्फा कण एवं नाविक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते। ठीक है, जैसे कि वो भाग रहे थे, एक इधर भाग रहा था, एक इधर भाग रहा था। हजारों अल्फा कणों में से कुछ अपने मार्ग में वापस लौट आ रहे थे, जिससे हमें पता चला कि उसमें केंद्र में क्या होता है, धनावेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, मतलब कि हमें तुलना करनी है, बताना है, अथवा परमाणु की रचक, मतलब कोई भी परमाणु है, ये वाला परमाणु है, तो ये काय से मिलके बना होता है। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, केंद्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाविक। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको, नाविक। ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और एक होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो परमाणु की कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले हम बात करें आवेश, तो आवेश क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये किस पे होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, वैसे ही प्रोटॉन पे होता है, बट प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस, इसलिए माइनस का ये रहेगा 1.6 × 10⁻19 की घात। ठीक है, और यहाँ पे भी 1.6 × 10⁻19 की घात, लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ठीक है, आवेश न्यूट्रियल हो जाएगा, आवेशहीन। ठीक है, फिर बात करते हैं द्रव्यमान का, तो इसका द्रव्यमान 9.109 × 10⁻31 घात,
इसका 1.67 गुणा 10 के ऊपर 27 kg। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए खोज करता है, ध्यान रखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है, ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा पर नाच। तो क्या हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। ठीक है, टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन। ई गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का भी नाम आता है। और फिर इसके बाद आता है न्यूट्रॉन, तो नाच से हो जाएगा न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, कहाँ स्थित होता है परमाणु में स्थिति, परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेचारा इधर अपनी कक्षा में बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के बाहर। ठीक है, और ये प्रोटॉन कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P और N। ठीक है, तो ये स्टूडेंट थे परमाणु के रचक। आगे चलिए, तो स्टूडेंट आइए हम स्पीड में करते जाते हैं, अब समझेंगे कम क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, याद रखिए ये मृत कोशिका की थी, अगर जीवित की पूछें तो वो होगी स्टूडेंट आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी केंद्रक की। ठीक है स्टूडेंट, क्या की थी, केंद्रक की। ठीक है, और आगे चलिए, कोशिका की आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लाइसोसोम को। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है, आगे चलिए, सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, तो सूक्ष्मदर्शी का, जिससे हम अपने कीटाणु देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए स्टूडेंट, इसका पादपों की कोशिका झिल्ली बनी होती है कहीं की, सेल्यूलोज की। और मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका क्या होती है, यूकेरियोटिक होती है। आगे चलिए स्टूडेंट, जंतुओं के शरीर रिक्तियाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं क्या में, पादप कोशिका में। जंतु के शरीर की संरचना तो क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन की मौलिक इकाई होती है, क्या होती है, कोशिका। ठीक है, और सेल्यूलोज, ये देखिए ऊर्जा का पावर हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आना ही है, तो किसे कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम किसका निर्माण करती है स्टूडेंट, तो प्रोटीन का। ठीक है, जीवन की। आगे चलिए, तो ये रहा स्टूडेंट कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, ये हमें पता है। ठीक है, ये देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, गुणसूत्र इनसे बनते हैं, DNA और प्रोटीन से। ठीक है, कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, आइए जाइलम, अब जाइलम का क्या कार्य होता है, देखिए जाइलम से मतलब होता है जल, तो जाइलम क्या कार्य करती है स्टूडेंट, पत्तियों में जल का ले जाने का काम करती है जाइलम। ठीक है, जल का संबंध, जा से जाइलम यानी जल। ठीक है, तो जल ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। फ्लोएम क्या करेगी, भोजन। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संबंध। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। गाल्डिवाई कोशिका के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप इसको शॉर्ट में जल्दी देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दूसरा इम्पोर्टेंट है, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित ATP यानी एडिनो सिंट्राम फास्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रदान करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का क्या करते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्या करती है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करती है जिससे ऊर्जा प्रदान होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये चित्र देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल एक ना एक चित्र जरूर पूछ लिया जाएगा, या तो पादप का या फिर जंतु का। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसको बना लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। बिल्कुल 100% मैं गारंटी देता हूँ, आप पेपर जब देकर आएंगे तो मिलेगा।
देखिए पादप मतलब पेड़ पौधे की कोशिका और जंतु मतलब जीव जंतु यानी मनुष्य की। तो सबसे पहले पादप कोशिका पादकों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही। जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। याद रखिए कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में, इसमें नहीं पाई जाती। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। और पादप में क्या पाया जाता है? हरित लवक। देखिए अब पेड़े हरे होते हैं इसलिए इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, आपने देखे होंगे पेड़ों में चकते ऐसे बड़े बड़े चकते दिखाई देते हैं हर पेड़ों में, ठीक है। तो वो रिक्तियाँ होती हैं, लेकिन इसमें छोटी रिक्तियाँ होती हैं या उपस्थित नहीं होती हैं। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, मनुष्य में सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो 5 अध्याय तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पेपर इसी में से आना है, ठीक है। और वीडियो हो रहा है लॉन्ग, तो इसलिए बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगी हो जानकारी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करिए कि सेकंड पार्ट बना दीजिए। तो जो पार्ट रह गया आपका यानी कि 7, 8, 9 3 अध्याय रह गए हैं, तो अगली वीडियो में उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो इसी बात पे आप हमारे चैनल विद्या स्टडी के लिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए विद्या स्टडी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पढ़ते रहिए। और दूसरी बात मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए कि ये पेपर है, रियल का पेपर है, ठीक है। सब फेक होता है, कोई पेपर नहीं ला सकता है, ठीक है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि प्रिंसिपल के पिताजी यानी फादर नहीं ला सकते हैं पेपर, यानी कि क्योंकि मंडल से आ रहा है, ठीक है, यानी पेपर से पहले नहीं ला सकते। तो आप बेफिक्र होकर चलिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, कमेंट्स करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।